जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका इनकम टैक्स, और आज के इस लेक्चर से हमने स्टार्ट करना है अपना लास्ट हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि जो भी इनकम अगर हमारी किस बाकी चार हेड्स में फॉल नहीं करती, सैलरी में, बिजनेस में, प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन में, तो उसको हम कहाँ पर लॉ डाल देते हैं? वो कहते हैं कि वो आपकी क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। बाकी तमाम हेड्स की तरह जब हमने उनको डिस्कस किया तो सबसे पहले हम जो चीज़ चेक करते थे, जो हम चीज़ देखते थे, वो ये होती थी कि जो हमारा हेड है, जो हमारी टैक्सेबल इनकम है, इस हेड से उसकी जो चार्जेबिलिटी है वो उसकी बेसिस क्या है, मेन कैश बेसिस पर है या अक्रूवल बेसिस पर है। जब हम ये डिटरमिन कर लेते हैं कि हमारी इस हेड की जो चार्जेबिलिटी है वो कैश बेसिस की है या अक्रूवल बेसिस की है, तो हमें आसानी हो जाती है कि हमने कौन सी अमाउंट को इनकम का पार्ट बनाना है एंड कौन सी अमाउंट को इनकम का पार्ट नहीं बनाना। जैसे हमने पहले देखा कि जो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी है वो आपकी टैक्स होती है रिसीट बेसिस पर, ठीक है। एंड जो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो आपकी टैक्स होती है अक्रूवल बेसिस पर, क्योंकि जो आपकी डिडक्शन होती है, जो आपके एक्सपेंसेस आपको जो अलाउ होते हैं, जो आप क्लेम कर सकते हैं, वो आपके लिंक होते हैं आपके उस रेलेवेंट हेड की जो टैक्स चार्जेबिलिटी है इनकम की, उसे लिंक कर रहे होते हैं। अगर आपकी एक हेड से इनकम रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल है तो उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंस आपको अलाउ होगा, जो आपको डिडक्शन अलाउ होगी, वो भी आपको पेमेंट बेसिस पर अलाउ होगा। जिस तरह हमने देखा कि इनकम फ्रॉम जो कैपिटल गेन है वो आपको किस बेसिस पर टैक्सेबल है, अक्रूवल बेसिस पर टैक्सेबल है। एंड आपका जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है वो भी क्या है, अक्रूवल बेसिस पर टैक्सेबल है। तो वहां पर हम डिडक्शन भी जो क्लेम करते हैं वो हम अक्रूवल बेसिस पर करते हैं। बस 2 पॉइंट्स की एक्सेप्शन है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, जो हमें पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन अलाउ होती हैं, बाकी हमें वहां पर अक्रूवल बेसिस पर अलाउ होता है। जो हमारे दो हेड्स हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये दोनों आपको अलाउ होते हैं रिसीट बेसिस पर, ठीक है। जो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ये जो चार्जेबिलिटी है ये है रिसीट बेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक इनकम अर्न कर ली है, लेकिन अगर आपको पैसे रिसीव नहीं हुए, इनकम रिसीव नहीं हुई, तो वो आपकी उस साल की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट जो आपने एक्सपेंसेस भी पे किए होंगे वो आप भी, उसकी जाहिर सी बात है, वो भी आपको अलाउ फिर नहीं होंगे। या जो आपके जो अनपेड एक्सपेंसेस होंगे, सॉरी, आपके जो अक्रूड एक्सपेंसेस होंगे, उनकी आपको डिडक्शंस अलाउ नहीं होगी। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। जब हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ा था, उसमें हमने देखा था बिल्डिंग, ठीक है, एंड एक थी बिल्डिंग विद प्लांट एंड, ठीक है। अब ये जो इस बिल्डिंग का रेंट था, ये आपका टैक्सेबल था अक्रूवल बेसिस पर, ठीक है। और ये था आपका टैक्स होगा, क्योंकि ये अदर सोर्स है, तो ये आपका टैक्स हो जाएगा रिसीट बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कहता हूं कि मैंने एक बिल्डिंग दी रेंट पर एंड एक मैंने बिल्डिंग दी विद प्लांट मशीनरी रेंट पर दी। मेरा मंथली रेंट था 50,000 एंड ये भी था 50,000 रेंट रिसीव्ड। ये मुझे मिला है 10 महीनों का, मुझे 5 लाख मिला है। एंड ये मुझे मिला है, सॉरी, ये 50,000 है। एंड ये मुझे मिला है 2 सालों का एडवांस मिल गया, ठीक है। तो अब हम अगर जब अपने पूरे साल की इनकम रिकॉर्ड कैलकुलेट कर रहे होंगे, जब हम यहां पर लेंगे टैक्सेबल इनकम, हम प्रॉपर्टी के हेड स्टार्ट करेंगे, अदर सोर्स। अब प्रॉपर्टी में जो आपको रेंट मंथली है वो 50,000, ठीक है। बेशक आपको पूरा मिला है या बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि अक्रूवल बेसिस पर आपका टैक्सेबल है, तो आप इसको यहां पर अक्रूवल बेसिस पर ऐड कर देते हैं।
जो आपका अदर सोर्स है, जो आपका रेंट ऑन बिल्डिंग है, रेंट प्लांट मशीनरी, ठीक है, ये आपका टैक्सेबल है रिसीट बेसिस पर। जितने आपको पैसे मिले हैं वो सारे के सारे आपके क्या है, इनकम का पार्ट बनेंगे। हालांकि वो आपकी इनकम है नहीं, इनकम आपकी है टोटल 6 लाख रुपए इस साल की, लेकिन क्योंकि ये रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल है, जितने पैसे आपको मिले अदर सोर्स के वो आपके क्या हो जाएंगे 2 सालों में, उसी साल में आपको क्या हो जाएंगे, वो एज ए आपको एक्सपेंस अलाउ हो जाएंगे। सॉरी, एज एक्सपेंस नहीं, आपकी इनकम का पार्ट बन जाएंगे। तो ये आपकी रिसीट बेसिस एंड जो आपकी एक्रूअल बेसिस है उसका क्या इंपैक्ट आता है हमने यहाँ पर देखा। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या इसमें फॉल कर सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो कहता है इनकम ऑफ एवरी काइंड रिसीव्ड बाय ए पर्सन इन ए टैक्स ईयर इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर हेडिंग, ठीक है ना, shall be chargeable to tax in that year under the head income from other sources other than income exempt from tax। आपको पता है जो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है वो आपकी इनकम का पार्ट ही नहीं बनती, इसलिए यहां पर उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। हर हेड में आप जब पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे वो इस तरह लिखी हुई होगी, फलां 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 अदर देन इनकम फ्रॉम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड फलां फलां फलां, ठीक है ना, इसमें ज्यादा चीजें फॉल कर जाती हैं। अब आपको यहां पर वो एग्जाम्पल दे रहा है कि आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। ये कोई लिमिट नहीं है, वो कुछ आपको एग्जांपल दे रहा है, समझा रहा है। जी डिविडेंड, अगर आपको कंपनी कोई डिविडेंड देती है तो वो आपकी अदर सोर्स इनकम है, उसका एक फिक्स रेट है, ये आपको चला जाता है फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर, ठीक है। अगर आप कोई कंपनी है वो रॉयल्टी पे करती है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं आपको कि आप किसी ब्रांड की अपने सिटी में, अपने जो आपके रेलेवेंट जहाँ से आपका टाउन है जहाँ पे आप रहते हैं, अगर आप वहाँ पर किसी ब्रांड की शॉप ओपन करते हैं, ठीक है, तो आप उनको रॉयल्टी पे करते हैं मंथली या सारा कुछ, तो वो उनकी रॉयल्टी जो होती है, रॉयल्टी इनकम जो बंदा रिसीव कर रहा होता है वो उसकी क्या होती है, अदर सोर्स इनकम होती है। जी प्रॉफिट ऑन डेट, अब प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है कि जो आपने अपने बैंक में डिपॉजिट रखवाए होते हैं, ठीक है, या जो आपने डिबेंचर्स परचेज किए होते हैं, या जो आपने बॉन्ड्स परचेज किए होते हैं। बॉन्ड्स एक होते हैं जो हम बैंक से लेते हैं जिस पे हमें वो प्राइस बॉन्ड निकलता है, ठीक है, वो बॉन्ड नहीं। एक होते हैं बॉन्ड्स जो कंपनी इशू करती हैं, ये भी लोन इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा जो आप गवर्नमेंट्स जो अपने जो सिक्योरिटी इशू करती है, जो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड इशू करती है गवर्नमेंट, जो आप इंडिविजुअल्स परचेज करते हैं या एओपी परचेज करती हैं, कंपनीज परचेज करती हैं, उन पर जो रेलेवेंट बॉडी उनको जो प्रॉफिट दे रही होती है वो आपको कहाँ पे फॉल करता है, प्रॉफिट ऑन डेट में फॉल करता है, ठीक है। अब जो है एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड अंडर एनी टैक्स लॉ, नॉर्मली क्या होता है कि आपका ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना, आप जो भी चीज़ परचेज करते हैं, आप बेशक बैलेंस करवाते हैं, कार्ड लोड करवाते हैं, पैकेज लगवाते हैं, आप जब कोई मोबाइल परचेज करते हैं या जब आप अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, गैस का बिल पे करते हैं, ठीक है, ये जो सारे आप पेमेंट्स कर रहे होते हैं उसके ऊपर आपका टैक्स क्या हो रही होती है, विद होल्डिंग टैक्स। जो रेलेवेंट बॉडी जो जिससे आप परचेज कर रहे होते हैं या जो आपको जो आपसे पैसे कलेक्ट कर रही होती है उस प्राइस में उन्होंने इनकम टैक्स का पोर्शन भी क्या किया होता है, ऐड किया होता है, ठीक है। आपका वो डिडक्ट कर रहे होते हैं, लेस करके क्या करते हैं, आपको वो पेमेंट करते हैं या उसमें पैसे ऐड करके आपको प्राइस चार्ज करते हैं। हाँ, इतना आपकी हमारी प्राइस है, ये इनकम टैक्स है, हम गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं। साल के एंड पर पूरे टैक्स ईयर की जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, जब हम सारी इनकम्स को ऐड करते हैं, टैक्सेबल इनकम पर आते हैं, उसमें से हम डिडक्टेबल अलाउंसेस को लेस करते हैं, ठीक है। उसमें से जब फिर हम क्या करते हैं, टैक्स पेबल कैलकुलेट करते हैं। टैक्स पेबल कैलकुलेट करने के बाद हम टैक्स क्रेडिट्स को लेस करते हैं। हम जब अपना नेट पेबल जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसमें से हम लेस करते हैं वो सारे टैक्स जो गवर्नमेंट हमसे पूरे साल में एडवांस ले चुका होता है। सैलरी पे जब भी आपको एम्प्लॉयर सैलरी की पेमेंट करता है वो आपको नेट ऑफ टैक्स पेमेंट करता है। पाकिस्तान में जो भी एम्प्लॉय जो पर्सन है, अगर वो 50,000 से अबव 50,000 या उससे अबव सैलरी ले रहा है, जो उसका एम्प्लॉयर होगा वो टैक्स काट कर उसको मंथली पेमेंट पे नेट पेमेंट कर रहा होगा। तो वो जितनी भी आपके टैक्स एडवांस कट चुका होता है आप अपने नेट पेबल में से वो लेस करते हैं। अगर नेट पेबल एंड टैक्स डिडक्टेड इन एडवांस, जो आप कलेक्टेड इन एडवांस, अगर आपका डिफरेंस है, अगर आपका एडवांस ज़्यादा कट गया है तो गवर्नमेंट से वो आपका रिफंडेबल बनता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट पाबंद है कि आपको एक फिक्स पीरियड के अंदर उन्होंने रिफंड देना होता है। अगर वो रिफंड उस पीरियड में नहीं करते तो उसके बाद
उस डेट के बाद जो भी काइबोर उस टाइम चल रहा होता है उस पर उसके ऊपर आपको मार्कअप मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब गवर्नमेंट ने आपको वो रिफंड तो करना ही करना है। अब उस रिफंड के अबव जो एडिशनल अमाउंट जो मार्कअप की आपको मिलेगी वो लॉ कहता है कि क्योंकि आपको ये पैसे दे रहे हैं, हालांकि इसमें गलती गवर्नमेंट की है, FBR की है कि उन्होंने पैसे डिले की, आपको मार्कअप मिला। कहता है कि आपको उस पेमेंट की वजह से एडिशनल जो बेनिफिट मिल रहा है, जो एडिशनल अमाउंट है, वो भी आपकी क्या है, आपकी अदर सोर्स इनकम है। अब नेक्स्ट है आपका ग्राउंड रेंट। अब ग्राउंड रेंट क्या किस तरह से होता है कि आपने एक पहले लैंड या ग्राउंड रेंट पर लिया हुआ है, आपने सब लीज कर दिया, सब लेट कर दिया, तो जो उस पर आपको जो पैसे मिलेंगे वो आपके किस में फॉल करेंगे, आपकी किस में फॉल करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करेंगे जी। रेंट फ्रॉम सेल ऑफ सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग दोनों सेम चीजें हैं जो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि अगर आपने एक ऑनर से लैंड या बिल्डिंग क्या किया हुआ है, रेंट पर लिया हुआ है एंड आगे आपने वो क्या कर दिया, सब लेट कर दिया, सब लीज पर दे दिया है, तो उस केस में जो आपको पैसे मिलेंगे, जो आपको रेंट मिल रहा होगा, वो आपकी क्या होगी, रिसीट होगी, रेवेन्यू होगा। एंड जो आप ऑनर को खुद रेंट पे कर रहे होंगे वो आपका एक्सपेंडिचर होगा। आप नेट करके जो आपकी इनकम बनेगी वो आपकी क्या होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। ये नेक्स्ट पॉइंट है सब लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आपको किस में फॉल करते हैं, इधर फॉल करते हैं। एंड ये पॉइंट जो है इनकम फ्रॉम प्रोविजन ऑफ एम्यूनिटीज, यूटिलिटीज और एनी अदर सर्विसेज कनेक्टेड विद रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग, ये भी हम जो हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ा था उसमें डिटेल में डिस्कस किया था। हमने कहा था कि ये जो पोर्शन होगा इनका जो रेंट होगा आपका अदर सोर्स में फॉल करेगा एंड जो रेलेवेंट बिल्डिंग का जो रेंट होगा वो आपका प्रॉपर्टी में फॉल करेगा। फॉर पॉइंट 8 हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो पॉइंट 7 है इसके अगेंस्ट सारे का सारा रेंट, बिल्डिंग का रेंट भी एंड प्लांट मशीनरी का रेंट, पूरे का पूरे रेंट किस में फॉल करता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है इनकम डीम्ड अंडर सेक्शन 111 अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स और इनकम जी। जैसे कि नॉर्मली पाकिस्तान में चीज़ नज़र आ रही होती हैं, चल रही होती हैं कि कुछ एहसासे जो छुपाए होते हैं जो अचानक से जाहिर हो जाते हैं, ठीक है। तो जब लॉ कहते हैं कि जनाब आप हमें इनका सोर्स प्रोवाइड करें, क्योंकि नॉर्मली जो एसेट है, अगर आप एक प्लांट परचेज करते हैं, सॉरी लैंड परचेज करते हैं, तो जो लैंड आप परचेज कर रहे हैं वो आपकी इनकम नहीं है, ठीक है। बस आप जस्टिफाई कर सकें जिस रिसोर्सेज से, जिस अमाउंट से आपने लैंड परचेज किया है या बिल्डिंग परचेज की है या कार परचेज की है, उस सोर्स को आप जस्टिफाई कर सकें। आप बता सकें जनाब ये मैंने इनकम इस तरह अर्न की है और मैंने पैसे इकट्ठे किए हुए थे, तो ये वही वाली इनकम से पैसे आए हुए हैं जो ऑलरेडी मैं टैक्स करवा चुका हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसा कोई एसेट लेते हैं या कोई आपका ऐसा एसेट पकड़ा जाता है जो आप जिसका रिसोर्स, जिस रिसोर्स से या पैसों से आपने जो चीज़ परचेज की है उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाते, तो जो वो अनएक्सप्लेन्ड एसेट होता है वो पूरे की पूरी अमाउंट आपकी क्या की जाती है, इनकम कंसीडर की जाती है। वो भी आपकी जो इनकम होगी वो किस में फॉल करेगी, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करेगी जी। एनी एन्युटी और पेंशन, अब आपके माइंड में आना चाहिए कि यार एन्युटी और पेंशन तो आपके इनकम फ्रॉम सैलरी में फॉल करता है। अगर ऐसा कोई चीज़ जो आपकी किसी और हेड में टैक्स हो रही है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में या इनकम फ्रॉम सैलरी में या प्रॉपर्टी में या कैपिटल गेन में, वो अदर सोर्स में फॉल नहीं कर सकती। अगर जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है कि जहाँ पर भी लिखी हुई है किसी और हेड में भी लिखी हुई है, ठीक है, अगर तो किसी और हेड में लिखी हुई है तो वहीं पर टैक्स होगी, जहाँ पर फिर वो टैक्स नहीं होगी। अब एन्युटी एंड पेंशन, एक एन्युटी वहाँ पर जो बात हो रही थी कि अगर आपको एक एम्प्लॉयर कोई एन्युटी दे रहा है या पेंशन दे रहा है तो उसमें आपने क्या करना है, आपको जो वो मिलेगी वो आपकी किस में फॉल करेगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में फॉल करेगी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक प्राइवेट या गवर्नमेंट एक सेपरेट एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए कि जनाब अगर कोई चाहता है कि वो रिटायरमेंट के बाद उसकी इतनी एज के बाद उसको हम मंथली इतनी पेमेंट करें, तो आज वो इतनी अमाउंट क्या करना शुरू कर दे, कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दें, तो हम उसको एक प्रॉफिट ऊपर ऐड करते जाएंगे, एक्यूमुलेट होता जाएगा। जब वो रिटायर होगा उसको आराम से अमाउंट मिलेगी, चाहे किसी और जगह पे एम्प्लॉयमेंट कर रहा हो, ठीक है ना। अब जो वो पेंशन मिलेगी वो आपको एम्प्लॉयर से तो नहीं मिल रही, या अगर आपको वो एन्युटी मिलेगी आपको एम्प्लॉयर से तो नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो वो वाली जो पेंशन जो एन्युटी होगी वो किस में फॉल करेगी, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करेगी। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, अगर आपको कोई प्राइस बॉन्ड लगे, ठीक है, अगर आपने किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया है, आपने मतलब वो निशाना लगाने वाले रेफर वाले में किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया है, आप वो जीते हैं, आपकी कोई लॉटरी लगी है, अब आपने किसी क्विज में पार्टिसिपेट किया है, आपको वहाँ से जो भी प्राइस मिला है वो आपका किस में फॉल करता है, आपकी इनकम है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करता है, ठीक है। अब देखिए हम नॉर्मली कहते हैं कि जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो आपकी इनकम नहीं होती, ठीक है, लेकिन अगर आपका 5 करोड़ का एक प्राइस बॉन्ड लग गया है, कैपिटल रिसीट है, अब यहाँ ने लॉ ने स्पेसिफिकली उसको मेंशन कर दिया कि जनाब ये आपकी कैपिटल रिसीट है लेकिन आपकी इनकम है, तो आप उसको क्या करवाएंगे, टैक्स करवाएंगे। आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे, थोड़ी टैक्स की पेमेंट करेंगे जी। नेक्स्ट आपका आता है एनी अदर अमाउंट रिसीव्ड एज कंसिडरेशन फॉर द प्रोविजन यूज, अगर आप, ठीक है,
आपके पास आती हैं गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट आता है, कोई कंपनी ऐसी आती है जो ऑयल निकालती है आपकी जो एक्सट्रैक्ट करती है ग्राउंड से, ओजीडीसीएल भी हो सकती है और भी जो ऑयल रिफाइनरीज या कोई ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनीज हैं आपके पास आती हैं। वो कहते हैं कि जनाब आपका जो ग्राउंड है, जो आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन है, हमें जो असेसमेंट की है, जो इस हमने प्रॉपरली जो पूरी जो ये एरिया है इसकी जो हमने चेकिंग की है, टेस्ट किया, उसके अकॉर्डिंगली इस एरिया में ऑयल है। तो हम टेस्टिंग के लिए आपकी जो है ना ये नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने के लिए हम यहाँ पर आप हमें ना ये चीज़ ज़मीन रेंट पर दें, हम आप अगर आप मुझे हमें यूज़ करने दें, आप हमें अगर ये एक्सपेरिमेंट करने दें, ठीक है, हम उसके अगेंस्ट आपको इतनी अमाउंट पे करेंगे। तो उसके जो आपको अमाउंट मिली है, ठीक है ना, वो भी आपकी क्या होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करेगी। ठीक है, अगर आपको पैसे कैश नहीं मिले, कोई और बेनिफिट मिला है, उन्होंने कोई और आपको प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दे दी है, ठीक है, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जो भी चीज़ उसके अंदर होगी, तो वो आपकी केस में फॉल करेगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करेगी। जी, ये हमने पॉइंट सेम वाला हमारा उसी तरह का है जो हमारा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, जो हमारा होता है नॉन रिफंडेबल, सॉरी रिफंडेबल जो सिक्योरिटी होती है, एडवांस होता है, उसका हमने एक ट्रीटमेंट पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या है, नॉर्मली मार्केट्स में ये चल रहा होता है, जब आप किसी मार्केट में कोई शॉप लेते हैं, कोई बंदा बैठा होता है जैसे सर्विस प्लाजा है, ठीक है, अब वहाँ पर एक होता है एग्रीमेंट ऑनर एंड टेनेंट का, ठीक है। अब एक मिस्टर ए है, वो एक बिल्डिंग का ऑनर है, ठीक है, बिल्डिंग का ऑनर है। अब उसने मिस्टर बी को, मिस्टर बी क्या है, टेनेंट है, क्लियर। अब मिस्टर ए, जो मिस्टर बी है, मिस्टर ए को क्या दे रहा होगा, मंथली रेंट दे रहा होगा, जो मिस्टर बी की जो इनकम होगी वो होगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सॉरी मिस्टर ए की जो इनकम होगी वो होगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मिस्टर सी है, एक मिस्टर सी आता है मिस्टर बी के पास, मिस्टर बी आता, सी आता है मिस्टर बी के पास कि आप ये दुकान, जो आपकी ये जो स्टोर है, आप ये खाली कर दो, एंड इस स्टोर को खाली करने का मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं, ठीक है। अगर कोई बंदा अगर कोई पेमेंट रिसीव करता है इस चीज के अगेंस्ट, कोई जगह को खाली कर दे, ठीक है, तो वो जो पेमेंट उसको रिसीव हो रही होगी वो होगी क्या, रिसीट्स, ठीक है, 10 लाख, उसमें से वो लेस करेगा, उसमें से लेस करेगा अगर उसने उस जगह पर आने के लिए, उस दुकान को लेने के लिए इसी तरह की कोई पेमेंट की होगी, ठीक है, मैं कहता हूं उसने 8 लाख पेमेंट की थी, जो नेट अमाउंट बनेगी 2 लाख। तो लॉ कहता है जो 2 लाख रुपया है, इसने इसको आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। जो आपकी अमाउंट आएगी 20,000 रुपए, आपने उसको जिस साल पैसे रिसीव हुए उस साल एंड नेक्स्ट 9 ईयर्स इक्वली क्या करना है, अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या करना है, इनकम का पार्ट बनाना है। अब पढ़ते हैं, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय ए पर्सन as consideration for vacating the position of a building or part thereof, ठीक है, reduced, यहां तक है रिसीट्स की बात, तो ये भी आपको मैंने बताया था रिसीट्स की बात, जो आपको पैसे मिले हैं, reduced by any amount paid by the person to acquire position of such building, अगर उस पर्सन ने अगर उस बिल्डिंग की जो है पोजीशन को अक्वायर करने के लिए कोई पेमेंट की होगी, हम वो लेस करके नेट कर देंगे। अब नेक्स्ट जाते हैं, This income shall be taxable in 10 years from the year of receipt in equal proportion. अब ये हमारे केस में था कि मिस्टर बी ने तो मिस्टर ए को ऐसी कोई पेमेंट नहीं की थी, ठीक है, तो मिस्टर सी बी के केस में हम मिस्टर बी की डिस्कशन कर रहे हैं। जब मिस्टर बी को पैसे मिलेंगे, अब पेमेंट उसकी 0 है, तो अब उसका जो हर साल कितना अमाउंट बनेगा, एवरेज ईयर फॉर 10 ईयर्स, ये साल भी इंक्लूडेड है एंड नेक्स्ट 9 ईयर्स भी क्या इंक्लूडेड है, तो 1 लाख रुपए हर साल उसकी इनकम उसका पार्ट बनेगा। अब हम आते हैं मिस्टर सी ने, मिस्टर सी आया, मिस्टर डी आया मिस्टर सी के पास, मिस्टर डी मिस्टर सी को कहते हैं कि जनाब मैं आपको इसके अगेंस्ट, मिस्टर सी को कहते हैं, ठीक है, मिस्टर डी मिस्टर सी को कहता है कि यार मैं आपको इस बिल्डिंग का देता हूं 15 लाख।
आप मुझे ये क्या कर दो, बिल्डिंग दे दो, या ये शॉप या ये जो भी दुकान है मुझे दे दो। तो मिस्टर सी कहता है ठीक है 15 लाख दो, ये दुकान आपकी हुई। अब मिस्टर सी को जो पैसे मिले हैं 15 लाख माइनस जो उसने पेमेंट की होगी एक 10 लाख रुपए की, वो नेट करने के बाद जो 5 लाख बनेगा उसको आप डिवाइड करेंगे 10 पे। तो इस साल ऐड होगा 50,000 एंड नेक्स्ट 9 ईयर्स इक्वली हर साल क्या होता रहेगा, 50,000 रुपए इनकम में ऐड होता रहेगा। ठीक है, ये था आपका इसका ट्रीटमेंट। आज आप नेक्स्ट पे जाते हैं जी। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय ए पर्सन फ्रॉम अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान और अप्रूव्ड एन्युटी प्लान, ठीक है ना, अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम। अगर कोई वॉलंटरी किसी जो पेंशन सिस्टम बना हुआ है, जब भी आपको मेरे ऊपर मैं यहाँ पर जो एग्जांपल दी थी, यहाँ पर भी वही एग्जांपल क्या आती है, फिट आती है कि अगर वो आपकी इनकम जो है या जो अगर आपकी एन्युटी है या आपकी जो वो पेंशन जो प्लान है अगर आपको मिल रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, ठीक है, फिर तो आपको फॉल करेगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सॉरी इनकम फ्रॉम सैलरी में। अगर आप इस सिस्टम के थ्रू आपने कोई इशू कराई हुई है या आप कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो आपको बाद में मिलनी है, तो उस केस में आपकी जो फॉल करेगी कहां पर फॉल करेगी, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करेगी जी। नेक्स्ट है, अब यहां पर बात हो रही है गिफ्ट की, ठीक है। अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है, आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है, चाहे कैश में मिलता है या अदर देन कैश में, काइंड में मिलता है। अगर कैश में मिला, जो अमाउंट मिली है कैश, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा गिफ्ट। अगर कोई चीज काइंड, कोई इन काइंड मिला है, तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपका फॉल करेगा किसके अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। कुछ एक्सेप्शन है कि अगर आपको इन पर्सन से गिफ्ट मिला है तो फिर वो आपकी इनकम नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको इन पर्सन से गिफ्ट मिला है तो वो आपकी इनकम नहीं होगी। अगर इसके अलावा किसी और पर्सन से आपको गिफ्ट मिला है तो वो आपकी होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि अगर आपको इन पर्सन से, ठीक है, अगर आपको इन पर्सन से मिला है गिफ्ट कैश में, मीन कैश इन हैंड, ठीक है, इन पर्सन से, ये जो यहां पे एक्सेप्शन में गिवन था, तो फिर भी वो क्या होगी, आपकी इनकम होगी। अगर आपको पैसे देते हैं लेकिन आपको बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं, मतलब बैंक टू बैंक आपको पेमेंट करते हैं, आपका भाई पेमेंट करता है या आपका फादर आपको पैसे देता है बैंक टू बैंक, फिर वो आपकी इनकम नहीं होगी। अगर आपको वो देता है इन कैश, इन हैंड देता है कैश, तो वो आपकी क्या होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करेगी। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट 17। अब उसमें है कि अगर आपने किसी पर्सन से कोई लोन लिया है, एडवांस लिया है, ठीक है, या किसी कंपनी को आपने डिपॉजिट, जो भी डिपॉजिट फॉर इशू ऑफ शेयर्स लिए हैं, अगर आपने वो किसी बैंक के अलावा किसी पर्सन से लिए हैं और क्रॉस चेक से नहीं लिए, या जिस बंदे से आपने लिए हैं, ठीक है, वो आपने उस बंदे का एनटीएन नहीं है, तो वो जितनी अमाउंट आपने रिसीव की है वो आपकी क्या होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करेगी, ठीक है। अगर आपने कोई नेशनल सेविंग्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट लिए हैं गवर्नमेंट के, वो भी जो आपको डेट मिल रहा है, जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी किस में फॉल करता है, आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करता है, ठीक है। जहां पर वो नीचे कह रहे हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेबिलिटी, इसमें वो यही बता रहे हैं कि आपका अगर कोई ऐसा हेड ऑफ इनकम है, ऐसी इनकम है जो कि किसी और हेड में फॉल कर रही है, ठीक है, तो वो यहां पर फॉल नहीं करेगी। जैसे हम प्रॉफिट ऑन डेट की अगर बात करें, तो अगर हम किसी बैंक की बात करें, ठीक है ना, बैंक का मेन बिजनेस ही क्या है, लोन देना, उस प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो जो बैंक का प्रॉफिट ऑन डेट होगा वो अदर सोर्स में फॉल नहीं करेगा, वो फॉल करेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर, ठीक है। जो बात हो रही थी आपकी एन्युटी की या पेंशन की, अगर एम्प्लॉयर से मिल रही है तो वो फॉल करेगी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल नहीं करेगी। यहां पर वही एग्जांपल लिखी हुई है। अब आगे अगर हम जाएं, पहले देते हैं डिडक्शंस की बात करते हैं। डिडक्शंस क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आपको जो भी, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता दूं, सेम, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट as basis of chargeability of income from other sources is receipt basis, therefore the basis for allowability of deductions is paid basis। जो मैंने बात पहले बताई थी वही बात जहां पर हो रही है। जो भी आपने एक्सपेंस इनकर किया होगा उस इनकम को अर्न करने के लिए, और आप उसकी अगर पेमेंट कर दी है टैक्स ईयर में, तो आपको वो डिडक्शन अलाउ होगी। जब भी आपने, ठीक है, अगर जैसे बात हो रही है कि जब सब लीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है,
उस केस में लैंड पर आपको डेप्रिसिएशन अलाउ होगी। एंड प्लांट एंड मशीनरी अगर क्वालिफाई करती है फॉर इनिशियल अलाउंस तो उस पर आपको इनिशियल अलाउंस भी अलाउ होगा फर्स्ट ईयर में, एंड आपको डेप्रिसिएशन भी अलाउ होगी, ठीक है। एंड जो रूल है 50% वाला वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा कि 50% आपको डेप्रिसिएशन अलाउ होगी ईयर ऑफ परचेज में, एंड 50% आपको अलाउ होगी ईयर ऑफ डिस्पोजल में, ठीक है। कि अगर जब भी सेक्शन 21 इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला डिडक्शन नॉट अलाउड, ठीक है, जब आप देख रहे हो, जब आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो तो वो सारे जो रूल्स हैं, अगर आपको कोई एम्प्लॉय आपने हायर किया हुआ है किसी एक हेड ऑफ इनकम के लिए, आप उसको अगर सैलरी दे रहे हैं 25,000 से प्लस एंड कैश में पेमेंट कर रहे हैं, वो सैलरी का एक्सपेंस आपको डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है सेक्शन 21 वाली कि आपने थ्रू क्रॉस चेक पेमेंट करनी है, आप वो मीट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये आपकी डिडक्शन से रिलेटेड जो यहाँ पर पॉइंट था हमने वो डिस्कस किया है। अब हम जाते हैं डिविडेंड एंड प्रॉफिट ऑन डेट। चल भाई चल जा, ये ला जी, पहले हम आते हैं प्रॉफिट ऑन डेट पे। प्रॉफिट ऑन डेट क्या है? एनी प्रॉफिट जी, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रीमियम और अदर अमाउंट owing under a debt other than return of capital, मीन रिटर्न ऑन कैपिटल क्या होता है? आपका डिविडेंड होता है। उसके अलावा जो भी आपको, अगर आपको कोई लोन टाइप, आपका बॉन्ड्स हो गए, आपके प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, ठीक है, एंड आपके जो हैं उसके अलावा कोई लोन हो गया, आपने कोई बैंक में डिपॉजिट कराया हुआ है, आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज किए हैं, गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट जो वो इश्यूज करते हैं, जो गवर्नमेंट बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इशू करती रहती है, अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट की है उसको आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, वो आपका क्या आ जाता है? प्रॉफिट ऑन डेट में फॉल करता है। और एनी सर्विस फी और अदर चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डेट इंक्लूडिंग एनी फी और चार्ज इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। अगर आपने जैसे कि जब आप किसी बैंक से कोई बिजनेस लेता है, क्रेडिट फैसिलिटी लेता है, ठीक है, वो भी एक तरह का लोन होता है, अगर आप उस पर आप जो फीस पे कर रहे होते हैं, जो चार्जेस पे कर रहे होते हैं, और ड्यूरिंग उस प्रोसेस के दौरान वो जो आपकी पेमेंट होगी वो भी इसमें फॉल करेगी, आपकी प्रॉफिट ऑन डेट में फॉल करेगी। ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है, लेकिन इसको आपने याद नहीं करना। ये आपने पढ़ लेना है, आपने इसको याद नहीं करना। अब जो हमारे लिए रेलेवेंट है वो है यहाँ से, वो ये है फॉर इंडिविजुअल एंड एओपी, क्योंकि कंपनी हमारी रेलेवेंट ही नहीं है तो हम इसको इग्नोर करते हैं। हमारी रेलेवेंट जो चीज़ है वो क्या है? फॉर इंडिविजुअल एंड एओपी। अगर प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन से कम है, 5 मिलियन या 5 मिलियन से कम है, उस पर टैक्स होगा 15% और ये फाइनल टैक्स रजीम में फॉल करेगा। अगर प्रॉफिट ऑन डेट आपका कम है 5 मिलियन से या 5 मिलियन है, तो उस केस में आपने क्या करना है? उस पर जो टैक्स जो बंदा पेमेंट कर रहा होगा प्रॉफिट की, उसने 15% टैक्स काट कर आपको नेट पेमेंट करनी है, एंड वो जो 15% टैक्स है वो आपका फुल एंड फाइनल टैक्स होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन से एक्सीड कर जाता है तो फिर वो क्या होगा? आपका नॉर्मल टैक्सेबल रजीम में फॉल कर जाएगा, आपका वो नॉर्मल टैक्सेबल रजीम में फॉल कर जाएगा। तो उस केस में जो बंदा आपको पेमेंट कर रहा है, अगर वो विदहोल्डिंग एजेंट है, विदहोल्डिंग एजेंट कौन होता है? लॉ ने आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बता दिए, आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया। नॉर्मली वो कंपनीज होती हैं, एओपीज वो होते हैं जिनका आई थिंक रेवेन्यू होता है 10 मिलियन प्लस होता है, या जो इंडिविजुअल बिजनेसेस हैं जिनका रेवेन्यू आई थिंक 100 मिलियन प्लस 50 मिलियन प्लस होता है, तो वो आपके क्या होते हैं? विदहोल्डिंग एजेंट्स होते हैं। वो पेमेंट करते हुए क्या करेंगे? आपका टैक्स काट कर आपको नेट पेमेंट करेंगे, वो होते हैं विदहोल्डिंग एजेंट्स, ठीक है। तो वो टैक्स आपको कटेगा 15% पर, लेकिन वो आपको क्या होगा? बाद में एडजस्ट हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा कट गया है, आपकी इनकम ओवरऑल कम थी, ठीक है, आपको डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ हो गए हैं, जो आपको टैक्स क्रेडिट्स मिल गए हैं, उसके जैसे आपको टैक्स पे लाइबिलिटी कम हो गई है, तो लेकिन आपको कट ज़्यादा है कि आपको रिफंड हो जाएगा। अगर आपका ये वाला सीन है तो बेशक आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम बन गई है, लेकिन जिस वजह से ये वाली जो अमाउंट है 15% वाली, इसका कुछ भी आपको रिफंड नहीं होगा, ठीक है। अब है कि यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है कि अगर वो जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो किसी एग्रीमेंट की वजह से मिल रहा है, कि आपको जो ट्रांसफर हुआ, अगर आपने एक एग्रीमेंट के थ्रू लोन लिया है, ठीक है, तो उस केस में जो है प्रॉफिट ऑन डेट पे टैक्स नहीं कटेगा। जैसे कि हम दो कंपनियों को कंसिडर करते हैं। बैंक एक कंपनी है, जब एक कंपनी नॉर्मल बिजनेस कंपनी, हम ले लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं हम यूनिलीवर की, ठीक है। अब यूनिलीवर गया HBL बैंक के पास कि मैं यार लोन दो, एग्रीमेंट हुआ, लोन डिसाइड हो गया। अब जो लोन पे इंटरेस्ट की पेमेंट यूनिलीवर करेगा,
यूनिलीवर का क्या है, वो एक्सपेंस है, एंड बैंक की क्या है, वो इनकम है। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन डेट का हमने यहां पर पढ़ा है कि जो बंदा पेमेंट कर रहा होगा विद होल्डिंग एजेंट, वो क्या करेगा, 15% पर क्या करेगा, टैक्स काट कर पेमेंट करेगा। तो लॉ कहता है कि अगर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन थ्रू लोन एग्रीमेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन। क्लियर? इसलिए जो ऐसा लोन होगा, जो प्रॉफिट ऑन डेट आप दे रहे होंगे या ले रहे होंगे, किसी एग्रीमेंट के थ्रू आपने लोन दिया, उस पर आप प्रॉफिट ले रहे हैं, तो वो आपका सब के लिए क्या है, नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में फॉल करेगा। नॉर्मली उस पर कोई विदहोल्डिंग वगैरह नहीं होगी, 15% वाला रेट फॉल नहीं करेगा, वो आपकी जो नॉर्मल टैक्स होता है उसमें फॉल करेगा। अब हम यहां पर इंडिविजुअल्स की मिसाल ले लेते हैं। एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी, दोनों के दरमियान हुआ एग्रीमेंट। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10 लाख रुपए का लोन लिया एंड उस पर मार्कअप चार्ज किया कि मैं आपसे इस पर से 10% प्रॉफिट लूंगा। ठीक है, अब 10 लाख दिया, पूरे साल का बना 1 लाख रुपए प्रॉफिट। अब वो फॉल कर रहा है यहां पर 5 मिलियन से नीचे, लेकिन ये जो एक्सेप्शन है थ्रू लोन एग्रीमेंट वाली, उसकी वजह से ये वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। अब जो 1 लाख का जो प्रॉफिट है, 1 लाख का जो इंटरेस्ट इनकम है, वो नॉर्मल केस में जिस तरह हम करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रॉफिट अदर सोर्स में ऐड होगा, टोटल इनकम का पार्ट बनेगा। उस टोटल इनकम में से हम लेस करेंगे डिडक्टेबल अलाउंसेज। ठीक है, वो लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम, उस पर हम रेलेवेंट टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसकी नॉर्मल वर्किंग होगी, ये एक्सेप्शन है जी। क्लियर? अब हमारे आगे एक बात लिखी हुई है कि अगर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं पेंशनर्स के लिए या ओल्ड एज पर्सनस के लिए, उन पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, जो प्रॉफिट मिल रहा होता है, वो मैक्सिमम जिस पर जो टैक्स होगा वो 10% हो सकता है। ठीक है, और जो NTR में वो फॉल करेंगे, यहाँ पर हमारी प्रोविजन थी। ये आपका था प्रॉफिट ऑन डेट। अब जो है डिविडेंड, आपको पता है डिविडेंड क्या होता है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। ये जो एक्सेप्शन है, 4 पॉइंट आपने ये याद कर लेने हैं कि ये आपको लगते हैं कि डिविडेंड है, लेकिन आपके डिविडेंड होते नहीं हैं। ये आपका 4 नंबर का 5 नंबर का आपके क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, कि ये आपकी कुछ एग्जांपल है अदर सोर्स की, जो आपकी अदर सोर्स में कवर होती है, लेकिन वैसे हैं नहीं, लगती नहीं है, लेकिन किस में कवर होती हैं, अदर सोर्स में कवर होती हैं। जैसे कि रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, हम जो ऑलरेडी सारा डिटेल में पढ़ चुके हैं। इनका फ्रॉम प्रोविजन ऑफ एमिनिटीज, हम ये सारा डिटेल में पढ़ चुके हैं। एंड जो आपने बिल्डिंग को खाली करने के जो आपको पेमेंट मिले हैं, जो हमने भी यहां पर डिस्कस किया है, ये वाला पॉइंट वो वहां पर डिस्कस किया गया। जो था आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो हमने यहाँ पर जो आपका पूरा हेड है वो कंप्लीट किया है, डिस्कस किया है। हम नेक्स्ट लेक्चर से चल हमारा जो चीज़ डिस्कस करनी है, हमने जैसे डिस्कस करनी है टैक्स लॉसेज, टैक्स क्रेडिट्स। ठीक है, फिर हम चले जाएंगे आपके रिटर्न असेसमेंट एंड अपील्स की तरफ। थैंक यू सो मच।